नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति का यह 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा एक वेल नोन शब्द है, बहुत ही चिर परिचित जाना पहचाना शब्द है। सुरक्षा का अर्थ होता है खतरों से बचाव। तो मनुष्य के जीवन में हर समय खतरा है, कहीं पर जीवन का खतरा है, कहीं पर रोजी रोटी का खतरा है। तो इन खतरों से बचाव के लिए मनुष्य ने क्या क्या उपाय किया है, इन सारे उपायों की चर्चा इस चैप्टर में होगी। फिर सुरक्षा के क्या क्या अवधारणा है। तो सुरक्षा का अगर बुनियादी अर्थ लिया जाए, बेसिक अर्थ लिया जाए, तो वह होगा खतरे से आज़ादी। अर्थात अगर आपको कोई खतरा है और उस खतरे का उपाय आपने कर लिया है तो आप सुरक्षित हैं। मनुष्य जो ही घर के बाहर कदम रखता है उसे दो प्रकार के खतरे नजर आते हैं। पहला अस्तित्व और दूसरा जीवन यापन। अस्तित्व मतलब जीवन, जान जाने का खतरा, और जीवन यापन अर्थात रोजगार का खतरा। तो रोजगार और जीवन का खतरा दो मुख्य खतरा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी एक व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल के जीवन के खतरे को हम लोग नहीं देखेंगे, बल्कि मनुष्य जाति के जो कोर वैल्यू हैं, पूरे मानवता पर जो खतरे आ सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय मूल्यों के बारे में चर्चा होगी। सभी देशों में सुरक्षा के विभिन्न मायने हैं, विभिन्न मापदंड हैं, अलग अलग उनके मायने हैं, अर्थ हैं। लेकिन अगर इन मापदंडों को दो कैटेगरी में बांटा जाए तो वो होगा पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। अब पारंपरिक धारणा क्या है, अपारंपरिक धारणा क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं सुरक्षा के पारंपरिक धारणा की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा अर्थात पुरानी धारणा। पारंपरिक का मतलब हुआ पुरानी धारणा। पुरानी धारणा क्या है, ट्रेडिशनल जो है व्यू क्या है सुरक्षा का। तो ट्रेडिशनल व्यू जो है वो है बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा का मतलब हुआ कि हमें दूसरे से खतरा है, किसी देश को दूसरे देश से खतरा है, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खतरा है। पारंपरिक धारणा को अगर हम लोग दो वर्ड में समझना चाहें तो ये होगा राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा। हर देश ये समझता है कि दूसरे देश से उसे खतरा है, दूसरा देश उसके ज़मीन पे कब्जा कर सकता है, दूसरा देश उसको सरेंडर करवा सकता है, उसको अपना गुलाम बना सकता है, बहुत सारी बातें हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो नेशनल सिक्योरिटी की धारणा है वही है पारंपरिक धारणा। वैसे पारंपरिक धारणा सुनने से थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं है क्या है, लेकिन आप समझ लीजिए इसको कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा है। अर्थात एक देश अपने सुरक्षा के जो उपाय करते हैं अपने पड़ोसियों से या दूसरे देश से हमले से बचने के लिए, उसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। जैसे भारत चीन और पाकिस्तान से बचने के लिए जो उपाय करते हैं वही राष्ट्रीय सुरक्षा है। खतरे का स्रोत जो है इसमें दूसरे देश है, और दूसरा देश किस प्रकार खतरा पहुंचाते हैं, सैन्य आक्रमण करके, मतलब अपने मिलिट्री से हमला करवा करके, धमकी दे करके। और इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इससे हमारी स्वतंत्रता विभाजित होती है, स्वतंत्रता पर खतरा आता है, संप्रभुता हमारा जा सकता है। संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ, संप्रभुता का अर्थ हुआ कि हम बाहरी और भीतरी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कोई देश अगर हमारी संप्रभुता पर खतरा पहुंचाता है तो वो भी हमारी खतरा है। फिर अखंडता, आपके ज़मीन के कोई टुकड़े को अगर लेना चाहता है, आपके देश का टुकड़ा कोई करवाना चाहता है, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन भारत में खालिस्तान समर्थक लोगों को हवा देते रहता है, अर्थात वो हमारी अखंडता को तोड़ना चाहता है। तो इस प्रकार के जो प्रयास होते हैं दूसरे देशों के द्वारा, ये हमारे केंद्रीय मूल्यों को खतरा पहुंचाते हैं और इसे ही पारंपरिक धारणा कहते हैं। सैनिकों के साथ यहाँ पर आम नागरिकों की भी हत्या होती है। ऐसी बात नहीं कि भारत और चीन के साथ जब हमला होता है या भारत और पाकिस्तान के साथ हमला होता है तो एक दूसरे के मिलिट्री मारे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे नागरिकों को भी मार देते हैं, और हमारे नागरिकों को मारने के पीछे उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद होता है कि हमारे नागरिकों का हौसला तोड़ा जाए, हमारे सरकार पर दबाव बनाया जाए। क्योंकि जब नागरिक की हत्या होती है तो बहुत सारे नागरिक आंदोलन करने लगते हैं कि लड़ाई रोकिए, इससे हम लोगों को खतरा हो रहा है। तो हौसला तोड़ने के लिए भी सैनिकों के साथ आम नागरिकों की भी हत्या होती है। जब कोई देश हम पर हमला करता है तो हमारे पास क्या विकल्प होते हैं, हमारे पास 3 विकल्प होते हैं। आत्मसमर्पण कर दो, मतलब सरेंडर कर दो, हार मान लो, या दूसरा स्वीकृति कर लो, जो बात वो मान रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए आप उसी की बात मान लीजिए। जैसे चीन कहता है कि हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानेंगे, ये सही बाउंड्री नहीं है, हम जो कहते हैं वही सही बाउंड्री है, तो आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद को सरेंडर कर लीजिए। या एक सबसे अच्छा उपाय है जिसके पक्ष में मैं भी हूं और मुझे लगता है आप भी होंगे, कि उस देश को पराजित कर दीजिए। जो हमलावर देश है उस पर इतना जोर से हमला कीजिए कि वो पराजित हो जाए और फिर वो
फिर से हमला करने की बात सोचे ही नहीं। तो सुरक्षा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके दो उपाय हैं, अपरोध और रक्षा। तो अपरोध क्या है कि जो हमला की आशंका है, उस आशंका को आप अगर रोक रहे हैं तो उसे अपरोध कर रहे हैं। अपरोध मतलब हमले की आशंका को रोकना, और हमले होने पर जो आपके पास जो उपाय हैं जो बचने के, उसे रक्षा कहते हैं। तो ये दो शब्द है, थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है, अपरोध और रक्षा। तो अपरोध मतलब युद्ध की आशंका को रोकना, और रक्षा का मतलब हुआ युद्ध की स्थिति में आपके पास जो उपाय हैं, जो आपने उपाय किए हैं, वही है रक्षा। तो चलिए हम लोग फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन, जिसे इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। अब दुनिया जो है वो शक्ति की भक्ति करता है, चमत्कार को नमस्कार करता है। जिसके पास शक्ति है उसके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है, बल्कि वो दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं होता है। आज देखिए, अमेरिका के पास शक्ति है तो अमेरिका अपने घर बैठे कहीं भी हमला कर सकता है। लोग जो अपने देश की नीति बनाते हैं उसमें भी अमेरिका कुछ अड़चन डालते रहता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं। तो हर देश चाहता है कि अपनी शक्ति जो है वो बढ़ाए, और ना केवल अपनी शक्ति बढ़ाए बल्कि कुछ ऐसे देशों के साथ वो गठबंधन करे, कुछ देशों के साथ दोस्ती करे, मैत्री करे, जिससे शक्ति उसके फेवर में रहे। जैसे मान लीजिए कि अभी चीन पाकिस्तान अपना एक शक्ति संतुलन बना रहा है, तो उसके काउंटर में भारत जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और अमेरिका के साथ मिल करके शक्ति को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहा है, तो भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के शक्ति को अपने फेवर में, अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहा है। तो परंपरागत सुरक्षा नीति जो है, जो ओल्ड सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें शक्ति संतुलन एक प्रमुख तत्व है। हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहता है कि मजबूत देशों को, जो सैन्य ताकत हैं, जो आर्थिक शक्ति हैं, उनको अपने फेवर में रखा जाए, ताकि उनके देश पर कोई खतरा पहुंचाने से पहले, उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। तो शक्ति संतुलन बहुत ही अच्छा उपाय है। पारंपरिक जो तरीके हैं उस तरीके में तो प्रत्येक सरकार इसके लिए जी तोड़ कोशिश करती है कि शक्ति संतुलन उसके पक्ष में रहे। इसके लिए वो अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ाते रहता है, तरह तरह के मिसाइल, तरह तरह के फाइटर जेट वगैरह खरीदते रहता है। जैसे अभी भारत ने राफेल खरीदा, तो राफेल विमान खरीदने से हमारे पड़ोसियों को बहुत मिर्ची लगी, क्योंकि भारत की शक्ति बढ़ गई। अब हमारे पड़ोसी देश भी कुछ ऐसे विमान खरीदेंगे, कुछ आविष्कार करेंगे जिससे भारत की शक्ति को काउंटर किया जा सके। तो इस तरह जो सैनिक शक्ति बढ़ाने का उपाय किया जाता है, जो हथियार खरीदे जाते हैं, जो कुछ देशों को अपने फेवर में करने का प्रयास किया जाता है, यही सब शक्ति संतुलन कहलाता है। और शक्ति संतुलन में ना केवल सैन्य शक्ति बढ़ाई जाती है, बल्कि आर्थिक शक्ति भी बढ़ाई जाती है। आज हम लोग बहुत सारे ऐप्स को, चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने देश में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हम चाइना की आर्थिक शक्ति को कम करना चाहते हैं। और ना केवल आर्थिक शक्ति बल्कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। आज हमारे पीएम कह रहे हैं कि लोकल के लिए वोकल हो, अर्थात आप अपने देश में ही अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें बनाएं और आप निर्भर बने। तो जब हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तभी ये सब हो पाएगा। तो ये सारी शक्तियाँ महत्वपूर्ण है, और अपनी शक्ति को बढ़ाना ही शक्ति संतुलन है। जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तो दूसरा देश आप पर हमला करने से बहुत बार सोचेगा। तो शक्ति संतुलन के साथ एक और ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वह है गठबंधन। गठबंधन जिसे अलायंस भी कहते हैं। तब देश क्या करते हैं, कुछ ग्रुप बनाते हैं, गठबंधन बना करके अपनी सुरक्षा निश्चित करते हैं। बहुत सारे मजबूत देश भी छोटे देश के साथ गठबंधन करते हैं। अब छोटे देश मजबूत देश के साथ गठबंधन करते हैं, ये बात समझ में आता है, क्योंकि छोटे देश सोचते हैं कि अगर हम मजबूत देश के साथ रहेंगे तो वो हमारा बचाव करेगा। लेकिन बड़े देश छोटे देश के साथ गठबंधन क्यों करते हैं? तो इसका ये कारण है कि बड़े देश को दूसरे बड़े देश से खतरा रहता है, तो दूसरे बड़े देश को काउंटर करने के लिए वो छोटे देश से गठबंधन करता है, जहाँ पर वो अपने सैनिक अड्डे वगैरह बना सकता है। जैसे अमेरिका बहुत छोटे छोटे देश में अपने सैनिक अड्डे बना रहा है, चाइना बहुत सारे छोटे देशों में अपने अड्डे बना रहा है। तो इस तरह से गठबंधन आज के समय में और पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। गठबंधन में एक देश दूसरे देश के साथ अब एक समझौता करता है, संधि करता है। इसमें एक दो ही देश नहीं बल्कि कई देश होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं शीत युद्ध के दौर में
अमेरिका ने 12 देशों के साथ मिलकर नाटो बनाया था। उसी प्रकार सोवियत रूस का जो गुट था, उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया था, जिसमें साम्यवादी देश शामिल हुए थे, इसमें पूंजीवादी देश शामिल हुए थे। इसी प्रकार सेंटो बना था और भारत जैसे गुट निरपेक्ष देशों ने एक संगठन बनाया था। हालांकि ये सैन्य गुट नहीं था, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लेकिन इन देशों के साथ आने से एक प्रभाव तो जरूर पड़ा। तो न केवल सैनिक गुट बनाए जाते हैं बल्कि आर्थिक गुट भी बनाए जाते हैं, जैसे G7, G20, ये सब विकसित देशों का ग्रुप है। G4 जो है वो भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान का ग्रुप है, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार G77 है, विकासशील देशों का संगठन है। तो ये सारे गठबंधन जो है, सैनिक गठबंधन, आर्थिक गठबंधन, सामाजिक और सांस्कृतिक गठबंधन से राष्ट्र की शक्ति मजबूत होती है, उसकी सुरक्षा मजबूत होती है। समझिए कि भारत पर जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के, तो उस समय भारत और सोवियत रूस के बीच में जो मैत्री थी, उसी मैत्री ने भारत को बचाया था और भारत विजय हुआ था। तो गठबंधन पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और ये होना ही चाहिए। और गठबंधन का जो मुख्य आधार होता है, क्यों कोई देश गठबंधन करता है, तो हर देश अपने राष्ट्रीय हित, अपने देश के लाभ के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए गठबंधन करता है। तो गठबंधन का महत्वपूर्ण तत्व है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। अब राष्ट्रीय हित जब बदल जाते हैं तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। जैसे अमेरिका ने सोवियत रूस को काउंटर करने के लिए, सोवियत रूस के प्रभाव को रोकने के लिए 1980 के दशक में इस्लामी उग्रवादियों को सपोर्ट किया था। लेकिन जब यही इस्लामी उग्रवादी 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है और पेंटागन पर हमला कर देता है, तो अमेरिका की नीति बदल जाती है और अमेरिका जो है इस्लामी उग्रवादियों को जड़ से समाप्त करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गठबंधन समझा, शक्ति संतुलन समझा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी है। पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा अर्थात इंटरनल सिक्योरिटी, अपने देश के अंदर ही रक्षा, अपने देश के अंदर ही जो खतरे हैं उससे निपटने का जो प्रयास होता है उसे ही आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। अब सोचिए कि किसी के देश के अंदर ही हिंसा हो, अशांति हो, तो वह बाहरी हमले से कैसे बचेगा। बाहर के हमले से तो हम लोग बॉर्डर को सील कर सकते हैं, बॉर्डर पर सेना लगा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर, अपने देश के अंदर ही भीतर घात हो, अपने देश के अंदर ही अलगाववादी आंदोलन चले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अपने देश के अंदर की सिक्योरिटी को मजबूत करना, यह भी आंतरिक सुरक्षा जो है वो पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पश्चिमी देश इतने शक्तिशाली क्यों हो गए? क्योंकि पश्चिमी देशों को अपने सीमा के अंदर कोई खतरा नहीं रहा। पश्चिमी देश जो बन गए, छोटे छोटे देश, यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं, उसमें एक भाषा, एक जाति के लोग मिल गए और उन लोगों के अंदर नेशनलिटी जो है, अपनी राष्ट्रीयता है, बहुत ज़्यादा कूट कूट के भर गई, जिसके कारण वहाँ पर अलगाववाद आंदोलन नहीं चला और वो अपनी सारी शक्ति दुनिया में अपना वर्चस्व जमाने के लिए, दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए किए, आर्थिक विकास के लिए किए। जबकि भारत जैसे देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों में अलगाववादी आंदोलनों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा। शीत युद्ध के समय जो पूंजीवादी गुट थे और साम्यवादी गुट थे, इन दोनों गुटों के कारण जो इनके समर्थक देश थे उनको आपस में खतरा था। पूंजीवादी गुट क्या करते थे? साम्यवादी देशों में अपनी जासूसी करवाते थे, हमले करवाते थे। साम्यवादी देश पूंजीवादी देशों में अपने जासूस रखते थे और हमले करवाते थे, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर होता था। तो शीत युद्ध के समय भी इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा खतरा था। फिर है उपनिवेशों को एक खतरा था। बहुत देर तक द्वितीय विश्व युद्ध में सारे देश आज़ाद नहीं हो गए, बहुत सारे देश उस समय भी गुलाम थे। 1994 तक दक्षिण अफ्रीका गुलाम रहा। तो उपनिवेशों को अपने साम्राज्यवादी देशों से खतरा था। उदाहरण देखिए, 1950 में वियतनाम को फ्रांस ने कुचलने की कोशिश की। वियतनाम के आंदोलनों को, वियतनाम के लोगों को फ्रांस ने दबाने की कोशिश की, क्योंकि फ्रांस वहाँ का शासक था। उसी तरह 1950 और 60 में केनिया में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन ने केनिया के लोगों को दबाने की कोशिश की। तो इस प्रकार एशिया और अफ्रीका में दो तरह के खतरे थे। एक था कि वहाँ पर इंटरनल जो है वो अशांति था, वायलेंस था, वहाँ के लोग ही सोचते थे कि हम कुछ दूसरा देश बना दें। एक ही देश के अंदर अलग अलग देश बनाने की बात थी। दूसरा कि कोई पड़ोसी उस पर हमला ना कर दे, फिर अगर वो गुलाम है तो साम्राज्यवादी देश उस पर हमला ना कर दे कि वो उसको गुलाम रखने के प्रयास में। तो इस प्रकार एशिया और अफ्रीका में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे जो कि यूरोप के देशों में नहीं थे। हमारे भारत जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देश में अलगाववादी आंदोलनों से खतरा रहा। भारत के विभिन्न राज्यों में अभी भी राष्ट्रीयता का थोड़ा अभाव माना जाता है कुछ ग्रुप में, सभी की बात मैंने कर रहा हूँ। तो अलगाववादी आंदोलनों से भारत के सिक्योरिटी पर, आंतरिक सुरक्षा पर हमेशा खतरा रहा। कश्मीर के बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो कश्मीर को अलग ही देश बनाना चाहते हैं, अलग ही राज्य बनाना चाहते हैं। पंजाब में हम लोग देखते हैं कि खालिस्तान की मांग उठती रहती है, नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह की मांग उठती है। तो इन सारे मांगों से देश कमज़ोर होता है और देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। इसलिए सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, जो ओल्ड धारणा है, वो कहती है कि अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो ना केवल सैन्य शक्ति बढ़ाइए, ना केवल अपना विदेशों में इंटेलिजेंस बढ़ाइए, बल्कि अपने देश के बाउंड्री के अंदर भी आप अलगाववादी आंदोलनों को दबाइए, उसको कुचलिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर का पहला भाग कंप्लीट किया। इसमें एक भाग और होगा क्योंकि सारा टॉपिक एक ही वीडियो में दे देने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं 7वें चैप्टर तक पहुंच चुका हूं और मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी इस पुस्तक को, जो समकालीन विश्व राजनीति है, इसे कंप्लीट कर दिया जाए। आप लोग इसको अभी पहले रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात होगी, ऑब्जेक्टिव की बात होगी, परीक्षा के व्यू से बात होगी। अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ चलिए और अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करिए। और अगर कोई डाउट हो, हमारे बोलने में कोई शब्द हार्ड लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अगर ज़्यादा सिंसियर होंगे तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो आप उससे भी हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया देने से कोई संकोच नहीं कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।